नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और इससे पहले हमने बिहार बोर्ड क्लास 10th इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ाया था जिनका नाम था रोजगार एवं सेवाएं। तो उसका पार्ट 1 वीडियो हमने डाला था, तो आप लोग देख लिए होंगे और आप लोग को समझ में आया होगा। लेकिन इस लेसन में कुछ चीज़ें बाकी है जो पढ़ाना है, तो आप लोगों के लिए ये हमने पार्ट 2 लाया है उसी लेसन का। तो आपको पूरी तरीके से ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, तो अच्छे से पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए, कल हमने जहाँ तक पढ़ के छोड़ा था उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि भैया रोजगार के जो क्षेत्र होते हैं वो रोजगार के 3 क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इसी तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इस सेवा क्षेत्र के बारे में और ज़्यादा डिटेल से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोजगार सृजन में सेवाओं की भूमिका। इसका मतलब ये हुआ कि भैया भारत में जितने भी लोगों को रोजगार मिला हुआ है उसमें सेवा क्षेत्र का कितना ज़्यादा योगदान है। तो अभी हम भारत की यदि बात करें तो भारत में आज भी जो 55% लोग हैं वो कृषि से संबंधित कार्य में लगे हुए हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। उसके अलावा जो बच गया 45% लोग, वो 45% लोग औद्योगिक क्षेत्र में भी लगे हुए हैं और सेवा क्षेत्र में भी लगे हुए हैं। तो भारत के अंदर में सेवा क्षेत्र के अंदर में बहुत कम लोग लगे हुए हैं, जिसके वजह से हमारा देश विकास नहीं कर पा रहा है। वही देश तेजी से तरक्की कर सकता है जो देश सेवा क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ा हुआ हो। यदि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो भैया किस क्षेत्र में जुड़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, किस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना चाहिए? तो सेवा क्षेत्र में। अब देखिए जरा सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो भैया सेवा क्षेत्र में जुड़ करके आप परिवहन से संबंधित काम कर सकते हैं, बस का ड्राइवर बन सकते हैं, ट्रक का ड्राइवर बन सकते हैं, माल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं। तो इस तरीके से परिवहन में जुड़ सकते हैं। दूसरा, वित्त, SBI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सारा का सारा बैंक है जो कि लोगों को लोन देने में मदद करता है। तो आप इसमें भी काम करके सेवा क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पे दिया गया संचार। संचार का मतलब क्या होता है भैया? संचार का मतलब होता है जो सूचना को, जो न्यूज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में काम आता है, उसको हम लोग संचार कहते हैं। आप टेलीविजन में काम कर सकते हैं, आप रेडियो स्टेशन में काम कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा का सारा संचार में आता है। उसके बाद व्यापार, आप कोई अपना दुकान खोल सकते हैं, कोई कंपनी में जहाँ पर, है ना, सामान वगैरह सबको बेचा जाता हो वहाँ पर जाके आप काम कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा व्यापार में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सेवा क्षेत्र के अंदर में आता है। किस क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र में। और सेवा क्षेत्र के अंदर में जो सबसे बड़ा सेक्टर है जो लोगों को रोजगार देता है वो है सुरक्षा सेवा। सुरक्षा सेवा ये सर्वाधिक मात्रा में लोगों को रोजगार देता है। अब आप बोलिएगा कि सर ये सुरक्षा सेवा क्या होता है? एग्जाम्पल में आर्मी, बताइए हमारे देश की सुरक्षा करती है कि नहीं करती है? तो ये जो आर्मी है ये सुरक्षा सेवा में आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा भारत के अंदर में रोजगार जो है ये सुरक्षा क्षेत्र से ही आता है। देश के अंदर में आर्मी है, देश के अंदर में पुलिस है, ये सारे के सारे सुरक्षा सेवा में आता है। इसके बाद दूसरा नंबर पर सेवा क्षेत्र में जो आता है, जो लोग को रोजगार प्रदान करता है, वो है रेलवे। रेलवे से भी बहुत सारे लोगों को किसकी प्राप्ति होती है? तो भैया रोजगार की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? रोजगार की। तो आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए सर्वाधिक मात्रा में रोजगार सेवा क्षेत्र के अंदर में कौन देता है? तो भैया सुरक्षा के अंतर्गत हमको मिलता है। किसके अंतर्गत मिलता है? सुरक्षा सेवा के अंतर्गत मिलता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से आप लोग देखिए, ये लिखा हुआ है कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्यतः कितने अंग हैं? तो कंप्यूटर के मुख्यतः 2 अंग होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग हार्डवेयर और एक को कहते हैं सॉफ्टवेयर। आप बोलिएगा कि सर हार्डवेयर किसे कहते हैं ये बताइए।
तो बाबू रे कंप्यूटर का वो सभी चीज जिसे हम लोग आंख से देख सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम लोग आंख से नहीं देख सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए ये कंप्यूटर का मेन वाला स्क्रीन है। बताइए स्क्रीन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये हार्डवेयर कहलाएगा। इसके बगल में देखिए ये कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड आपको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? तो ये हार्डवेयर हुआ। लेकिन इसके अंदर जो चीजें होती हैं जिनके वजह से कंप्यूटर ये काम करता है उस चीज को हम लोग देख नहीं सकते हैं, वह चीज सॉफ्टवेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मामला में भारत जो है अग्रणी देश है। कंप्यूटर के जो भी सॉफ्टवेयर सब होते हैं वो भारत बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनाते हैं और दूसरे देश को सॉफ्टवेयर बेचते हैं। तो इस क्षेत्र में भारत अग्रणी है, यानी कि आगे है। यदि भारत की बात करें सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र किसे माना जाता है? तो भैया बेंगलुरु को माना जाता है। बेंगलुरु एक ऐसा जगह है जहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर सब होता है वो सबसे ज्यादा बनाया जाता है। इसीलिए सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत विश्व के सेवा प्रदाता के रूप में, यानी कि भारत जो है वो दूसरे देशों को सेवा प्रदान करता है। किस तरीके से प्रदान करता है भैया? तो भारत आज से नहीं हमेशा से ही, है ना, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के सेवा प्रदान किए। तो भैया कौन कौन से देश में भारत के लोग जाते हैं सेवा प्रदान करने के लिए? तो भैया उत्तरी अमेरिका का देश हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये ब्रिटेन हो गया। इन सब देशों में भारत के लोग, चाहे भारत के अच्छे डॉक्टर हो, भारत के अच्छे इंजीनियर हो, भारत के अच्छे साइंटिस्ट हो, ये सभी के सभी लोग, कोई इंग्लैंड चल जाता है, कोई ब्रिटेन चल जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया चल जाता है, कोई अमेरिका चल जाता है और वहां पर उस देश को सेवा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सेवा प्रदान करता है। उसके बदले में उस देश के जो लोग होते हैं, उस देश के जो सरकार होते हैं, उन लोगों को रुपया पैसा देते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल देते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर भारत के जो लोग हैं अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में काहे चल जाता है? भैया बिल्कुल सही क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के बड़े बड़े इंजीनियर, भारत के बड़े बड़े डॉक्टर, भारत के बड़े बड़े साइंटिस्ट अपना देश छोड़ करके वो दूसरे देश चला जाता है। इसके पीछे का एक रीजन है कि भारत के जो लोग हैं इनके टैलेंट को कोई कद्र नहीं करता है भारत में। दूसरी बात, जितना पैसा उस टैलेंट का बनना चाहिए भारत सरकार उतना पैसा नहीं दे पाता है, जिसके वजह से अमेरिका के जो गवर्नमेंट है देखता है कि भारत में अच्छा इंजीनियर है, भारत में अच्छा डॉक्टर है, वो उतना रुपया पैसा नहीं कमा रहा है जितना कि कमाना चाहिए। तो अमेरिका के गवर्नमेंट, अमेरिका की कंपनी भारत के बड़े बड़े साइंटिस्ट को, बड़े बड़े डॉक्टर को ऑफर देता है। ऑफर इतना ज़्यादा होता है कि वो ठुकरा नहीं पाता है और सारे के सारे अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर अपना देश छोड़ करके अमेरिका चले जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। क्योंकि भैया कोई भी इंसान पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो अच्छा लाइफस्टाइल के लिए, भारत में अच्छा लाइफस्टाइल नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो विदेश चले जाते हैं, है ना। तो बताइए क्या कारण है कि देश से बाहर चल जाता है? तो देश के अंदर में अवसर की कमी है, विदेश में उच्च जीवन स्तर, अच्छा लाइफ स्टाइल मिलता है भैया विदेश में रहता है। तो विकसित देशों में जन्म दर कम होता है, यानी कि विदेश में जो होता है वो आबादी कम है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत कम बच्चे को जन्म देते हैं, है ना। वहाँ के लोगों का नारा है कि बच्चे दो ही अच्छे, जबकि हमारे यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि हम दो हमारे होने दो। भैया ये कोई बात हुआ? तो देश का आबादी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब देश का आबादी बढ़ेगा तो लाइफ स्टाइल बेहतर नहीं हो सकता है, क्राइम भी बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए युवा शक्ति का अभाव। जो बड़े बड़े देश है, जो डेवलप कंट्री है, वहाँ पर पॉपुलेशन कम होने के वजह से युवाओं की संख्या, यूथ की संख्या बहुत कम होता है, जिसके वजह से वहाँ के गवर्नमेंट वैसे देशों पे नज़र रखती है जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है और उस आबादी में जो अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, उनको ऑफर देता है कि भैया आप अपने देश को छोड़ के हमारे देश में आ जाइए, यहीं सेटल हो जाइए, आपको हम यहाँ की नागरिकता दे देंगे।
और यहाँ से लोग क्या हो जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये गूगल है। अब ये गूगल है, इस गूगल को चलाने वाला जो होता है उसको सीईओ कहते हैं। तो गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई है। अब जरा ये बताइए, ये जो सुंदर पिचाई ये भारत का रहने वाला है, आखिर ये अमेरिका क्यों चल गया और गूगल कंपनी को क्यों ज्वाइन कर लिया? भैया अमेरिका वो इसलिए चल गया क्योंकि गूगल कंपनी ने उसको ऑफर दिया, इतना ज्यादा ऑफर दिया, इतना ज्यादा ऑफर दिया कि भारत का कोई कंपनी उसको ऑफर नहीं दे सकता था। इसलिए वो कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। तो बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर हमारे देश को छोड़ करके विदेश चले जाते हैं और वहीं पे सेटल हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉक्टर है, आप विदेश चलिए, सऊदी अरब चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, वहां पर यदि आप पता कीजिए तो सबसे ज्यादा डॉक्टर इंडिया का ही देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा साइंटिस्ट, सबसे ज्यादा इंजीनियर इंडिया का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको अच्छा सैलरी मिलता है, इसलिए अपना देश छोड़ के वो विदेश चल जाता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे आउटसोर्सिंग के बारे में कि भैया आउटसोर्सिंग क्या होता है। देखिए आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक बुक है, इस बुक का जो कवर है इसमें हमको डिजाइन बनवाना है, इस तरीके का डिजाइन बनाना है। तो अमेरिका का कोई कंपनी यदि इस बुक में डिजाइन बनवाना चाहता है और यदि अमेरिका में ही डिजाइन बनवाता है तो अमेरिका में इस डिजाइन को बनाने में ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो अमेरिका का कंपनी क्या करेगा कि भारत के लोगों से कांटेक्ट करेगा कि भैया हमको बुक में इस तरीके का डिजाइन चाहिए, ये डिजाइन बना दीजिए। तो भारत के जो कंपनी है वो सस्ते कीमत पर क्या करता है, डिजाइन बना के दे देता है। तो यही चीज जो है आउटसोर्सिंग कहलाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के अंदर में टैलेंट देखता हो और उस टैलेंट को ऑफर दे दे और अपने यहाँ बुला ले या उससे अपना काम करवा ले, तो ऐसी स्थिति को आउटसोर्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग। बताइए हमारे देश में अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट को जब ऑफर दिया जाता है तो वो अमेरिका चल जाता है। कहाँ चल जाता है, अमेरिका चल जाता है। तो भारत के लोग, भारत के टैलेंट जब किसी दूसरे देश में पैसों के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए चले जाते हैं तो इसी स्थिति को आउटसोर्सिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आउटसोर्सिंग कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में आएगा तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसको। अब जरा यहाँ देखिए, सेवा क्षेत्र के विकास में बुनियादी सुविधाओं एवं शिक्षा की भूमिका। भैया यदि सेवा क्षेत्र को डेवलप करना है तो इसके पीछे बुनियादी चीज़ें जो होती है, बेसिक चीज़ें जो है वो अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम्पल में उस इलाका का सड़कें अच्छी होनी चाहिए, उस इलाका में लाइट वगैरह सबका अच्छा फैसिलिटी होना चाहिए, उस इलाका के जो लोग हैं अधिक से अधिक एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि जब एजुकेटेड लोग होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपया पैसा कमाएंगे। जब रुपया पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे तो वो सेवा क्षेत्र में जो चीज़ें मौजूद है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए सेवा क्षेत्र को बढ़ाना है तो बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी जा करके कोई देश अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है, एक सक्षम श्रम बल का निर्माण के लिए बुनियादी सुविधा। एक सक्षम श्रम बल, श्रम बल का मतलब क्या था, कोई इंसान अच्छे से काम करने के लायक कब बनेगा, तो जब अच्छे से काम करने के लायक वो रहेगा तभी वो श्रम बल कहलाएगा। अब ये श्रम बल अच्छा कब होगा भैया, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। उस रीजन में से कुछ रीजन को हम लोग देखते हैं। पहली बात, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ये एक प्रकार का योजना है जो सरकार की तरफ से चलाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, देखिए इस योजना का उद्देश्य रोग का नियंत्रण। भैया जो बीमारी वगैरह सब फैल रहा है उस बीमारी को कंट्रोल किया जाए, ये बीमारी न फैले। दूसरी बात, यदि कोई बीमारी फैल गया है तो उसका क्या उपचार हो सकता है, जिन जिन लोगों को यह बीमारी हो गया है उसका इलाज करवाया जाए। सरकार के तरफ से बहुत सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है देश को बेहतर बनाने के लिए। उस कार्यक्रम में से एक कार्यक्रम है परिवार कल्याण कार्यक्रम। अब बोलिएगा कि सर ये परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। पहली बात, इसका उद्देश्य बच्चों की संख्या सीमित हो,
परिवार कल्याण कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है बच्चों की संख्या सीमित हो। भैया देश के अंदर में बच्चों की संख्या कम होगा तो आने वाले टाइम में हमारे देश की आबादी कम होगी, और जब देश की आबादी कम होगा तो सरकार उस पर अच्छे से नजर रख पाएगा, सरकार उसे फ्री में शिक्षा दे पाएगा, सरकार उन्हें फ्री में बेहतर फैसिलिटी दे पाएगा और हमारा देश ग्रो कर पाएगा। दूसरी बात, माता और शिशु की देखभाल। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जब कोई महिलाएं बच्चे को जन्म देती है तो माता का भी तबीयत कंटिन्यू खराब रहता है, बच्चे का भी तबीयत खराब रहता है, तो इनका देखभाल करने के लिए, फ्री में इलाज करने के लिए ये योजना बनाया गया। साथ में इस योजना का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों की औसत आयु को बढ़ाना, यानी कि एवरेज लाइफ। तो भैया भारत का जो एवरेज लाइफ है वो मुश्किल से 64 से 65 साल है, यानी कि भारत के लोग मात्र 64 से 65 साल एवरेज जीते। भैया ये बहुत कम है, जबकि जापान के एवरेज लाइफ जो है वो लगभग 100 प्लस है। अब बताइए हम लोग के यहाँ एवरेज लाइफ 65 साल, यानी कि 65 साल में इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इस योजना का मेन उद्देश्य है कि भैया भारत के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जिए। ये तभी होगा जब अच्छे से, है ना, इलाज किसी इंसान का होगा बीमार होने पे, अच्छे से शिक्षा दिया जाएगा, है ना, ये तभी होगा जब आबादी कम होगा। तो मेन है भैया आबादी को कम करना। देखिए यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बताइए इस फैमिली में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे। तो 2 बच्चे होने के वजह से बताइए इन्हें बेहतर फैसिलिटी दिया जा रहा है। बताइए नाश्ता के तौर पे बताइए इन बच्चों को क्या क्या खिलाया जा रहा है। तो बच्चा कम है तभी तो बच्चे का पालन पोषण अच्छे से हो सकता है। पता चला 1 दर्जन बच्चा है, क्या पालन पोषण सही से होगा? नहीं होगा। बताइए दूध पिला रहा है, दूध पिलाने के लिए मार फंस जाएगा, दूध पीने के लिए, ब्रेड खाने के लिए मार फंस जाएगा, लेकिन बच्चा 2 गो है, इसलिए देखिए कितना शांति से ये बच्चा सब खा रहा है। तो जिंदगी में भी क्या होता है, अच्छा हो जाता है, जिंदगी में खुशहाली आता है। इसलिए परिवार छोटा ही होना चाहिए। अब देखिए आवास की सुविधा भी होना चाहिए। आवास की सुविधा, भैया हमारा जो बिहार है, यदि हम स्पेशली बिहार की बात करें तो इस बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। इस 13 करोड़ में लगभग 4.5 करोड़ लोग गरीब हैं जिनके पास अच्छा घर नहीं है। अब अच्छा घर नहीं रहेगा, अब बरसात के मौसम में बरसात का पानी घर के अंदर आ जाएगा, है ना, तो बताइए कैसे इंसान उस घर में रह सकता है। तो इसके लिए सरकार ने एक योजना लाया है। इस योजना को कहते हैं इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना के तहत सरकार लगभग 1.5 लाख रुपया लोगों को देता है और कहता है कि भैया यदि आपके पास अच्छा घर नहीं है, पक्का मकान नहीं है, तो हम आपको ये रुपया देते हैं, इस रुपया से आप अपना घर बना ले। तो घर बनाने में सरकार इस योजना के तहत रुपया पैसा देती है। इस योजना का नाम है इंदिरा आवास योजना, लगभग 1.5 लाख रुपया। उसमें से मुखिया, सरपंच, ये सब थोड़ा बहुत पैसा खा लेता है, लेकिन सरकार के तरफ से लगभग 1.5 लाख रुपया आता है। कितना लाख रुपया आता है? 1.5 लाख रुपया। क्या बनाने के लिए? आवास, यानी कि घर बनाने के लिए। अब देखिए और क्या क्या इंसान के लिए जरूरत की चीजें, तो भैया इसमें स्वच्छता भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। साफ सुथरा होना चाहिए, आपके घर के आसपास में कहीं गंदगी जमा नहीं होना चाहिए, है ना, शौचालय वगैरह सबका व्यवस्था आपके घर में होना चाहिए। तो वो स्वच्छता का प्रतीक है, क्योंकि यदि आप अपने अगल बगल में स्वच्छ नहीं रखते हैं तो तरह तरह का बीमारी होगा। बीमारी का मेन कारण ये स्वच्छता का अभाव, गंदगी का होना। इसलिए अपने आसपास में गंदगी न होने दें, तब आप स्वस्थ रहेंगे, और जब स्वस्थ रहेंगे तो कोई भी काम अच्छे से कर पाएंगे। जलापूर्ति यानी कि वाटर सप्लाई। आज भी बिहार के अंदर में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में गया, हमारे बिहार के अंदर में टोटल 38 गो जिला है। इस 38 गो जिला में से गया हो गया और भी कई जिला ऐसा है जहां पर शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है पीने के लिए। गया के जल पे जब रिसर्च किया गया तो उस जल में आर्सेनिक की मात्रा पाया गया। आर्सेनिक एक ऐसा पदार्थ है जो कैंसर का कारण बनता है। यदि कोई इंसान उस जल का सेवन कर लेता है जिसमें आर्सेनिक की मात्रा है तो उस इंसान को कैंसर होना फिक्स है। तो गया के अंदर में जो जल पाया जाता है उसमें आर्सेनिक की मात्रा है, और वो वाला पानी आदमी पिएगा तो कैंसर नामक बीमारी होगा कि नहीं होगा। इसीलिए सरकार को चाहिए कि भैया वाटर सप्लाई अच्छे से किया जाना चाहिए, शुद्ध जल किया जाना चाहिए।
इसलिए सरकार के तरफ से एक योजना चलाया जा रहा है, उस योजना का क्या नाम है, नल जल योजना। इसके तहत शुद्ध पानी आपके घर तक पहुंचाया जाता है। और देखिए, गंदे पानी की वजह से एक बीमारी भी होता है जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। जब आप गंदे पानी का इस्तेमाल पीने के रूप में करते हैं तो एक बीमारी होता है जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि जो 6 महीना, साल भर, 2 साल का बच्चा गंदा पानी पी लिया, पानी पी लिया, है ना, तो उस बच्चे को कोरोना बीमारी हो जाता है। इस बीमारी में क्या होता है, ओठ जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है और धीरे धीरे पूरा शरीर ब्लू कलर का हो जाता है और उस बच्चे का नंबर ज्यादा मात्रा में जरूरी है। शिक्षा भैया बहुत जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। इसलिए भारत सरकार 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का व्यवस्था किया गया है। इसलिए सरकारी स्कूल में 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसको फ्री में पढ़ाया जाता है। सरकार कोई पैसा नहीं लेती है, इसलिए हम लोग को पढ़ना जरूरी हो जाता है। साथ में सरकार एक और योजना चलाती है जिनका नाम है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। इस योजना के तहत, यह योजना जो है 2001 में लागू किया गया था। इस योजना का मेन मकसद है कि भैया ज्यादा से ज्यादा बच्चा स्कूल में एडमिशन ले, पढ़ने के लिए आए। साथ में जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है वो भैया गरीब होता है, उन्हें खाने के लिए भी अन्न नहीं होता है। तो इसके वजह से सरकार स्कूल में एक और योजना लाई है इसके तहत, जिसका नाम है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील। इसके तहत क्या करता है सरकार, बच्चे को स्कूल के अंदर में भोजन प्रदान करता है ताकि बच्चा स्कूल आएगा तो पढ़ भी लेगा और साथ में भोजन भी मिल जाएगा। जब भोजन मिलेगा तो उसका शरीर हेल्दी होगा, जब हेल्दी होगा तो अच्छे श्रम बल का निर्माण होगा। अब देखिए, उच्च शिक्षा के लिए सरकार कई तरह का इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, संस्थान खोले हुए हैं। जैसे हमारे देश में IIT की संख्या 16 गो है जहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाया जाता है। IIM की संख्या 13 गो है और NIT की संख्या 30 गो है। इस तरीके से बहुत सारे सरकारी संस्थान है जहां पर आप पढ़ाई करके उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये लेसन पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। जाकर के इस लेसन में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के बनाइएगा। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। धन्यवाद।